जैसे जैसे वो उर्मिला को उस गर्म रेत के रेगिस्तान में टांगे पकड़कर उसकी खींचती जा रही थी, उर्मिला की आंखें बंद होती जा रही थी। शायद अब वो हार मान चुकी थी। किस्मत, जो उसकी किस्मत में लिखा था, उसको मान चुकी थी। और कुछ समय बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, मानो जैसे मौत का अंधकार छा जाता है। किस्सा है उर्मिला का। किस्सा है राजस्थान के एक ऐसे गांव का जहां मूलभूत सुविधाएं भी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। क्या है किस्सा, क्या होता है उर्मिला के साथ, ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सकें, और साथ के साथ ही लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। किस्सा है उर्मिला का। जैसे मैंने कहा कि उर्मिला एक ऐसी लड़की जिसकी शादी राजस्थान के एक ऐसे गांव में होती है, बिल्कुल सुदूर गांव, रेत से ढका हुआ, पानी एक बहुत बड़ी चीज़। हमारे यहाँ बस नल चलाओ और पानी भरपूर मिलता है, लेकिन उस गांव में ये हाल नहीं था। रहद है कि उस गांव के पास एक कुआं था। मैंने कहा उस गांव के पास एक कुआं था, गांव में नहीं, जो उस गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। जो गांव की औरतें थी मटके में वही पानी लेने जाती थी। बात है 1970 की। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वो गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित होगा। हालांकि राजस्थान के आज भी ऐसे कई गांव हैं जो बॉर्डर के पास या बिल्कुल रेगिस्तान में है, जहां पर सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन ये 1970 की बात है और वहां पर तो उस समय तो इसके बारे में, सुविधाओं के बारे में ऐसे गांव में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही गांव में उर्मिला की शादी हो जाती है। हाँ, उसको ये जरूर पता होगा कि किस तरीके की विकट परिस्थितियों का सामना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वो भी गांव कुछ ऐसा ही था, कुछ ज़्यादा दूर था नहीं। इसलिए वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थी। अब उर्मिला की शादी हो जाती है उस गांव में। जैसा बाकी गृहिणियाँ करती थी वैसा ही अब उर्मिला को भी करना था। उर्मिला को सारे दिन के पानी के लिए उसको जाना पड़ता था उस कुएं में। अब वो बाकी औरतों के साथ सुबह के समय में उस गांव में जाती, फिर शाम के समय में उस कुएं की तरफ जाना होता था। अब शुरू में तो बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा बननी नहीं, ये तो आम बात होती है। धीरे धीरे फिर एक दूसरे के साथ जब बातें शुरू हो जाती हैं तो फिर कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो निकलते हैं। ऐसा ही राज था इस कुएं का भी। अब नोटिस क्या करती थी कि जब सुबह पानी लेकर आया जाता है और उसके बाद सीधा शाम ढलते ही रात के समय में ख़ास तौर पर पानी को लेकर आया जाता है, दोपहर में पानी क्यों नहीं लेकर आते। अब ये चीज़ उसके मन में हमेशा रहती थी, क्योंकि कभी कभी वो अपनी सास को कहती थी कि सासू माँ पानी ख़त्म हो गया तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पानी लेने जाती हूँ, लेकिन उसकी सास ऐसे उसको मना करती थी जैसे उसने पता नहीं कितनी बड़ी बात कर दी है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, नहीं लेने जाना पानी। तो ये कहती थी कारण क्यों नहीं जाना। मैंने कहा ना कि शाम को जब सब लड़कियाँ, सब औरतें जाएंगी पानी लेने, उसके साथ ही जाना है, अकेली तो बिल्कुल नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखना है। अब कई बार बातों बातों में उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसको इसके बारे में पता लगा नहीं। वहीं दूसरी ओर अपने पति से इन चीज़ों के बारे में क्या बात करेगी कि कुएं में पानी इस समय क्यों नहीं लेने जा सकते। इनके पति वैसे भी थके हारे शाम के समय में घर आते थे, तो इस तरीके के बेहुदा सवाल पूछना ये वाजिब नहीं समझती थी। लेकिन सवाल तो था और उसका आंसर भी होना चाहिए था, उत्तर भी होना चाहिए था, जिसकी तलाश में उर्मिला थी और उसको आंसर मिलने भी वाला था। एक समय की बात है कि सुबह सुबह जब ये पानी लेकर वापस आ रही थी तो कुछ गांव की महिलाओं से इनकी मित्रता होगी। फिर इन्होंने पूछना शुरू किया कि मुझे एक बात बताओ, चलो मैं मानती हूँ कि गर्मी बहुत होती है, लेकिन ये अगर दोपहर के समय में किसी को ज़रूरत पड़े तो मरता मर जाए, यहाँ पर पानी लेने क्यों नहीं आता। अब वो जो औरतें थी, लड़कियाँ थी, इधर उधर देख के कहती हैं तुझे बताया नहीं तेरी सास ने। तो ये कहती है यही तो नहीं ना बताया, मैंने 3-4 बार पूछा है, वो जवाब ही नहीं देती इस बात का। पति से मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की, अबे तुम ही बता दो ना अब कि क्या है यहाँ पर, कुछ होता है क्या। तो वो कहते हैं कि होता नहीं, बहुत कुछ होता है। तो ये कहती है मैं मतलब नहीं समझी। फिर कहती हैं कि यहाँ पर एक आत्मा भटकती है।
जब ये बात सुनती हैं, आत्मा? किसकी आत्मा? अरे पता नहीं, कहने को आता है कि आज से कुछ 40-50 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक लड़की को कुएं में मृत मिली थी, उसकी लाश मिली थी। तब से सुनने में आता है कि उसकी आत्मा भटकती है और वो खास तौर पर दोपहर को शिकार करती है। तो ये कहते हैं दोपहर को? अरे मैंने तो सुना है भूत प्रेत जो होते हैं वो रात को हावी होते हैं यार, रात को तो यहाँ पर आराम से सभी आते हैं, दोपहर के समय में? अरे कहते हैं दोपहर के समय में जो ये शक्तियाँ होती है ना, ये ज़्यादा होती हैं। एक तो ऊपर से तेज़ धूप, इतना कई बार रेगिस्तान का जिसमें रेत का तूफान आता है, तो ये शक्तियाँ ज़्यादा हावी होती हैं। रात के समय में थोड़ी सी रेत ठंडी होनी शुरू हो जाती है, चंद्रमा की रोशनी जब आती है उसमें हम पानी लेने आ जाती हैं। सुबह सुबह तो वैसे ही वातावरण अच्छा होता है, लेकिन हाँ एक बात का याद रखना उर्मिला, गलती से भी दोपहर को मत आ जाना। अब जब ये भूत प्रेतों की बात सुन रही थी, अब वापस आ रही थी, हालांकि सुबह सुबह का समय था, तो ये डर जाती हैं, ज़्यादा बात करना सही नहीं समझती हैं। सोचती हैं कि अब सासू माँ से नहीं, मैं अपने पति से बात तो करूँगी कि आखिर ये माजरा है क्या। जैसे तैसे होकर ये रात होने का इंतज़ार करती हैं, और जब इनके पति आते हैं तो ये पति से पूछना शुरू करती हैं कि आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उनके पति कहती हैं हाँ बताओ, क्या पूछना चाहती हो? वो कहते हैं कि बस एक कशमकश थी काफ़ी देर से मेरे दिल में, एक जवाब मुझे मिल नहीं रहा था, मैं आपसे उस जवाब की तवज्जो करती हूँ, अगर मिल जाए तो। कहते हैं हाँ पूछो क्या है? वो कहते हैं कि देखिए मैं कुएं में पानी भरने जाती हूँ, सुबह पानी भरने जाती हूँ, तकरीबन शाम ढलते हुए पानी भरने जाती हूँ। यहाँ पर कई बार दोपहर के समय में भी पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। दरअसल क्या होता था कि उर्मिला के आने से पहले कभी बहुत ज़्यादा दोपहर को पानी की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है। उर्मिला को हाथ धोने का बहुत ज़्यादा था, वो बात बात पर अपने हाथ धोती थी, या सफाई का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उसकी वजह से अब पानी की लागत ज़्यादा हो रही थी। दोपहर आते आते पानी बहुत कम हो जाता था, सिर्फ पीने लायक पानी रहता था कि कम से कम पीने लायक पानी रहे, और जो बाकी कामों के लिए पानी की कमी रहती थी। इसलिए उर्मिला के आते पानी कम होने लग पड़ा था, और उसको ये ज़रूरत महसूस होती थी कि वो पानी दोपहर के समय में भी लेकर आए। अब ये बात वो कर रही थी कि ऐसा ऐसा दोपहर के समय में। फिर मुझे पता लगा कि कुछ गांव की औरतों का कहना है कि यहाँ पर कोई आत्मा है जो भटकती है। अब इनके पति कहते हैं कि बात ऐसी है कि ये जो गांव में है ना, ये सारी अफवाहें उड़ी। अफवाहें किस बात की उठती हैं? दोपहर के समय में कुछ औरतें लेने गई थी पानी, और गर्मी की वजह से, धूल भरी आंधी आने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन ये बात मैं भी समझता था कि शायद वह में लोगों का बता चढ़ा कर बातें की गई हैं। इसके अलावा तुम्हें गांव की औरतों ने कोई बात नहीं बताई? तो कहती हैं कि मैं समझी नहीं, क्या तुम्हें ये औरतों ने नहीं बताया कि जो वो लाशें मिलती थी वो बिल्कुल नग्न मिलती थी? कहते हैं नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्या आपको लगता नहीं कि ये किसी चोर लुटेरों का या किसी ऐसे गिरोह का काम है जो लड़कियों को, औरतों को अपना शिकार बनाता है, अपनी हवस का शिकार बनाता है, और नाम लग जाता है उस औरत का, उस औरत की आत्मा का? इनके पति कहते हैं कि मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर एक बार एक लाश मिली, जिसके बाद हम सब ने जो भी ये समझते थे कि हो सकता है ये किसी गिरोह का काम हो, हम सब ने भी ये सोचने के लिए मजबूर हम हो गए सब कि नहीं, ये किसी गिरोह का काम नहीं है, ये किसी आत्मा का काम है। अब उर्मिला बड़े ही डरते हुए बट क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है कि मैं समझी नहीं, आप किस मौत की बात कर रही हैं? कहते हैं कि तब हम कुछ 10 बरस के आसपास थे, यानी कि ऑलमोस्ट 16 बरस पहले की बात है। एक लड़की की लाश मिली, हमने तो उस लाश को अपनी आंखों से देखा था, डर गए थे बहुत ज़्यादा। उस लड़की की लाश की कहानी या उसका दृश्य बयां करते नहीं बनता। उसका जो सर था वो इस तरीके से उखाड़ा गया था उसके धड़ के साथ, जैसे किसी ने बाल पकड़कर उसके सर को खींचा हुआ है। किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, किसी भी चोर लुटेरे का काम नहीं हो सकता। लाश उसकी भी बिल्कुल नग्न हालत में मिली थी, उसके पेट से आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी।
और उसकी आंखें ऐसी खुली हुई थी जैसे उसने मरने से पहले एक बहुत ही डरावने वाक्य का, एक डरावने दृश्य का सामना किया है। कई रात तक हमारे गांव के कई लोगों को नींद नहीं आई उस खौफनाक मौत को देख के, मौत के दृश्य को देख के। उसके बाद सबने ये प्रण लिया कि दोपहर के समय में किसी को नहीं भेजेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर ये अब बिल्कुल एक रूल बन चुका है, एक कानून बन चुका है इस गांव का कि कोई भी दोपहर के समय में खास तौर पर नहीं जाएगा उस कुएं में पानी भरने के लिए, क्योंकि वो जाएगी तो जरूर लेकिन वापस नहीं आएगी। यकीनी तौर पर वो शिकार बनेगी उस प्रेत आत्मा का। उर्मिला कहती हैं कि क्या आपको पता है कि कौन थी वो, क्या हुआ उसके साथ? कहते ज़्यादा कुछ नहीं पता, सिर्फ उसकी लाश मिली थी उस कुएं से। जो बात है आज से कुछ 50-60 बरस पहले की बात है और इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। जब ये वाक़या होना शुरू हुआ था, गांव के बहुत से लोग उस गांव को छोड़कर, इस गांव को छोड़कर चले गए थे। कई लोग इस गांव में नए आए हैं, इवन कि हम भी इस गांव में, हमारे पिताजी भी, बाप दादा भी जो हैं वो तकरीबन 25 वर्ष पहले ही आए हैं, तो इस बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता है नहीं। अब ये बात सुनती हैं, डरती हैं, बहुत ज़्यादा डरती हैं कि एक ऐसे कुएं में जहाँ पर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसी प्रेत आत्मा है जो अपने शिकार की तलाश में रहती हैं, लेकिन सुकून इस बात का था कि वो शिकार सिर्फ दोपहर को करती है, ना सुबह ना शाम को। बहुत सी औरतें जाती हैं, कहीं ना कहीं ख्याल उसके मन में यही रहता था कि अगर वो किसी एक का शिकार करती है, अकेली को जानकर शिकार करती है, तो दोपहर के समय में औरतें क्यों नहीं जाती। लेकिन कई बार जब अपने घर से दोपहर के समय में बाहर की ओर देखती, वो चमकता हुआ सूरज और उसकी आग बरसाते हुए लटें, साथ के साथ ही तपते हुए रेगिस्तान की रेत, और कई बार ऐसा रेगिस्तान में रेत का तूफान जिससे किसी भी इंसान की खाल निकलना तो तय है। ऐसे में दोपहर के समय में 3-4 किलोमीटर दूर जाने का रिस्क कोई ले नहीं सकता। 3-4 किलोमीटर दूर चला जाए खाली मटकों के साथ, लेकिन भरे हुए मटके लेकर आएगा। हर एक का जो जान है वो जवाब दे जाएगी। अब समय बीतता जा रहा था और कहीं ना कहीं उर्मिला भी इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रही थी। शायद उसने अपने आप को ढाल लिया था उस गांव की रूपरेखा में, कैसे पानी का इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे वो सीख रही थी। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वो परिवार में रच मच गई थी। लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक कहावत है इंग्लिश की, मुझे सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन तो आती नहीं, लेकिन हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बोलूँगा आपको उसका आइडिया हो जाएगा। वो कहावत है, यू सी द डेविल, डेविल सीज यू। आप किसी शैतान के बारे में सोचोगे, शैतान आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। शायद उर्मिला के साथ भी यही होने वाला था। एक बार दोपहर का समय था। आज गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। शायद उर्मिला का कसूर भी नहीं था, उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब सुबह पति काम पर गए थे तब ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे तबीयत खराब होती जा रही थी। खांसी उनकी सांस की जान को निकाले जा रही थी, इसलिए कुछ समय बाद उनको पानी की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन दोपहर होते होते जितना पीने वाला पानी था वो सारा ख़त्म हो चुका था। अब उर्मिला को चिंता होने लग पड़ती है कि सांझ होने में जितने समय वो जाती थी, अभी कम से कम 6 से 7 घंटे का समय है, तो फिर कहाँ से पानी लेकर आऊँ। अब वो जाना शुरू करती है आसपास के घरों में, लेकिन जैसा उसके घर का हाल था वही सभी लोगों के घर का हाल था। किसी के पास 1 गिलास पानी था, किसी के पास आधा गिलास पानी था जो उनके पीने के लिए था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको पानी मिल भी जाता तो 2-3 गिलास मिल जाता। क्या 2-3 गिलास से उसकी जो ज़रूरत थी पूरी होने वाली थी? नहीं, उसको तो कम से कम 1 या 2 मटके तो चाहिए थे।
जिससे कम से कम वो अपने सासू माँ की प्यास बुझा सके, उनको जब भी खांसी हो वो उनको पानी पिला सके। लेकिन पानी का नामो निशान नहीं था और तकरीबन तकरीबन सभी घरों का यही हाल था। उर्मिला परेशान हो चुकी थी। फिर वो एक निश्चय करती है। वो मटका उठाती है खाली, और जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है उसकी सास उसको पीछे से बुलाती है, अरे उर्मिला कहाँ जा रही है? उर्मिला कहती है, माँ जी पानी बिल्कुल नहीं है, मुझे पानी लेने जाना होगा। मैं आसपास सभी पड़ोसियों से पूछ रही हूँ, किसी के पास पानी नहीं है। उसकी सास का गला पका हुआ था, उसके बावजूद वो बेचारी जोर देके कहती है, अरे बेटी शाम होने का इंतजार कर, तुझे नहीं पता कि कुएं का किस्सा क्या है, कुएं की कहानी क्या है? उर्मिला उनकी तरफ देख के कहती है कि माँ जी मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि आपकी हालत बहुत ख़राब है और अगर आपको पानी सही समय पर ना मिला तो हालत और ख़राब हो जाएगी। फिर मैं इस बात को लेकर नहीं कोसूंगी कि लोगों की सुनी सुनाई बातों को लेकर मैं अपनी माँ की जान नहीं बचा सकी। उसकी सास कहती है कि बेटी मैं जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लूँगी, लेकिन पानी लेने मत जा। अब सास को दिलासा देने के लिए वो कहती है कि माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने गांव की 3-4 औरतों को राज़ी कर लिया है, वो मेरे साथ जाएंगी। हालांकि इससे बिल्कुल उलट बात थी, कोई भी उसके साथ जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ था। शायद जब इसकी सास ये झूठी बात सुनती हैं तो उसको भी लगता है कि चलो ठीक है, अगर कोई इसके साथ जा रहा है तो कम से कम थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो होगी, क्योंकि सुनने में आया है कि वो ज़्यादातर जब अकेली औरत होती है उसका शिकार करती है। लेकिन उर्मिला भी अपने तौर पर अकेली जा रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं जा रही थी। आप आगे जाकर इस बात को समझ पाएंगे। अब जैसे ही उर्मिला घर की चौखट से बाहर जाती है, कुछ ही दूरी पर एक चौक आता है जहाँ से उसको मुड़ना होता है उसी कुएं की ओर। वहाँ पर उसको 3 से 4 औरतों का झुंड आता दिखाई देता है, उनके हाथ में मटके थे। उससे पहले उर्मिला उस चौक पर खड़ी खड़ी कुछ समय सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तपती धूप है, हवा तेज चल रही है, बालू की तपश कहीं उसकी पाँव को ना जला दे। हालांकि उसने जूती पहनी हुई थी, लेकिन उसको बार बार ध्यान आ रहा था अपनी माँ जैसी सास की सेहत का, जो बेहद खराब थी। पानी अगर समय सिर ना मिला तो जान जाना तय थी। लेकिन जैसे ही वो 3 से 4 औरतों का झुंड आता देखती है तो वो थोड़ा सा देखकर राहत महसूस करती है। उनके हाथ में मटका था कि कहीं वो पानी लेने तो नहीं जा रही, कहीं कोई और कुआं तो नहीं है। अब इससे पहले कि वो उनसे पूछती, वो औरत ही इनसे पूछने लग पड़ती है, तू कहाँ पर खड़ी है ऐसे? तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं? तो कहती है हम तो भाई जो पास वाले गांव की औरतें हैं, तुम कहाँ की हो? ये अपने गांव के बारे में कहते हैं यही गांव है। अच्छा अच्छा, तो क्या पानी लेने जा रही हो? ये कांपते हुए स्वर में कहती हैं, हाँ पानी ही लेने जा रही थी। तो गई क्यों नहीं? तो कहती है नहीं, कुछ साथ ढूंढ रही थी, तो चलो साथ चलते हैं। तो ये नाम लेते हैं उस कुएं का कि आप उस कुएं की ओर जा रही हैं। तो कहती हैं कि हाँ हम तो कुएं में तो पानी मिलेगा, हम तो दोपहर के समय में उसी कुएं में पानी लेने जाती हैं। ये पूछती हैं कि आप हर रोज कुएं में पानी लेने जाती हैं? कहती हैं हाँ हम तो हर रोज पानी लेने जाती है कुएं में। अब ये सोचने लग पड़ती है कि यानी कि जो गांव में एक अवधारणा बनी हुई थी कि दोपहर के समय में उस गांव में उस कुएं में एक चुड़ैल का वास है और वो मारती है औरतों को, तो मतलब कि वो सब कुछ झूठ था। क्या इसका फ़ायदा पास के गांव के लोग उठा रहे हैं पानी लेने में? उसको तो ऐसा ही लग रहा था। अब वो कहती है कि चलो कुछ सवाल है, मैं वो रास्ते में जाते हुए पूछूंगी। सबसे बड़ी जो सहूलत तो ये है कि मैं अब अकेले नहीं जा रही, जिस चीज़ का मुझे डर था। और तो और वो जो सारी बात है दोपहर वाली, वो सारी की सारी बात झूठी निकली, क्योंकि ये औरतें कहती हैं ये तो हर रोज़ दोपहर को पानी लेने जाती हैं। अब उन औरतों की खास बात थी कि इतनी गर्मी के बावजूद उन्होंने राजस्थानी परिधान में एक जो उनके कपड़े होते हैं वो डाले हुए थे, घूंघट ओढ़ा हुआ था। और राजस्थान का जो ये परिधान होता है वो काफ़ी भारी होता है, मतलब सर्दियों में भी पसीने आ जाएं और गर्मियों में तो क्या ही कहना। लेकिन हैरानी होते हुए भी ज़्यादा कुछ बात करती नहीं उर्मिला, और अब वो चल पड़ती है उनके साथ। अब वो औरतें कुछ बातें करती जा रही थी,
कि अच्छा तुम्हारा घर कैसे है, कहाँ है, तुम अकेली क्यों आई हो। तो ये बताती है कि गांव की औरतें इतनी गर्मी होने के कारण जा नहीं पा रही, ऐसे ऐसे करके कुछ बातें चलती जा रही थी। एक चीज़ उर्मिला नोटिस करती है कि जब वो जा रही थी इनके साथ, जो औरतें पहले लाइन में चल रही थी, अब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उर्मिला की तरफ घेरा बनाकर चल रही है। उर्मिला को ये बात कुछ अजीब तो लगती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं। खैर, अब वो जो मेन लेडी थी जो पहले नंबर पर थी, उसके साथ ये बात करती जा रही थी और कह रही थी कि आपको दोपहर के समय में यहाँ पर कुछ डर नहीं लगता। तो वो औरत कहती है, डर किस बात का बेटी। तो कहती है कि नहीं कुछ, आमतौर पे हमारे गांव वाले लोग तो दोपहर के समय में यहाँ पर पानी भरने नहीं आते ना। तो कहते हैं कि क्यों। तो अब कहते हैं कि ये चीज़ का तो मुझे पता नहीं है, शायद कुछ अवधारणाएं हैं, शायद कुछ अफवाहें हैं। तो वो औरत कहती है कि अगर कुछ धारणाएं, अवधारणाएं, अफवाहें होती तो हम तुम्हें यहाँ नजर आते। अरे तुझे अब दोपहर को चाहिए होता ना पानी, तो हमारे साथ चल दिया कर, कोई तुझे वो दिक्कत नहीं होगी। ये खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो काम बन गया, अब तो पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। चलते जाएंगे चलते जाएंगे, दोपहर के समय में पानी लेकर आएंगे, हमारे घर में ज़्यादा पानी होगा। और मेरे भी जो हाथ धोने की ज़्यादा आदत है, सफाई की आदत है, वो भी सही, मतलब मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी। कुछ समय तक उर्मिला उनके साथ चलती जाती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखना शुरू करती है, उसको ये महसूस होता है कि कहीं वो किसी गलत रास्ते तो नहीं आ रही। क्योंकि जो रास्ता कुएं की तरफ जाता था वो कच्चा तो था, लेकिन एक छाप सी बनी हुई थी। आप देखते हो ना, कच्चे रास्तों की एक छाप बनी होती है, जिससे ये जाहिर होता है कि कोई ना कोई रास्ता तो है। लेकिन वो चल रही थी बालू की टीलों की तरफ, रेत की टीलों की तरफ। तपती हुई गर्मी, तपती हुई रेत, सूरज जैसे आग उगल रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी उर्मिला की। लेकिन वो औरतें ऐसे चल रही थी कि इतने कदम चलने के बावजूद भी उनको तो कोई फर्क पड़ा ही ना हो। अब वो औरत जो है वो धीरे 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 तेज चलना शुरू होती है और उर्मिला कहती है, अरे अरे माँ जी, कुछ धीरे चल सकती हैं क्या। तो कहती हैं क्या हुआ। नहीं, वो दरअसल मैं पेट से हूँ ना 3 महीने से, तो फिर थोड़ा सा आप समझ सकती हैं। अब जैसे ही वो ये बात करती हैं, अचानक से होता तो घूंघट उन सबके सर पर ही है, लेकिन सबका ध्यान एकदम से उसके पेट की तरफ चले जाता है। पता नहीं घूंघट से वो इस तरीके का कुछ इशारा करती है, शायद वो बाकी 3 औरतें हैं कुछ समझती हैं। कहती है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं धीरे चलती हूँ। अब वो धीरे धीरे चलना शुरू करती है। कुछ समय बाद महसूस होता है उर्मिला को कि जो कुछ पाँव की आवाज़ें थीं वो शायद अब नहीं आ रही। उर्मिला जब पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे कोई नहीं था, यानी वो 3 औरतें नहीं थी। ये देखकर उर्मिला तो एकदम से हैरान हो जाती है, डर भी लगने लग पड़ता है कि वो तीनों कहाँ गई। वो कहती है माँ जी रुको, वो आपके साथ जो 3 औरतें वहाँ कहाँ गई। तो कहती है यही कहीं होंगी। कहती नहीं माँ जी, आप देखिए सही घूम के। माँ जी कहती है मुझे पता है वो तीनों तेरे साथ नहीं पीछे आ रही, पीछे ज़्यादा रही होंगी, उनकी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ ना, चलती रह चुप करके। अब इनको ना उसकी औरत की जो बात करने का लहजा है थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार मुझसे बात कैसे कर रही है। लेकिन अब वो ऐसी जगह पर आ चुकी थी जहाँ पर रेत के टीलों के अलावा कुछ और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दूर 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 तक तपती हुई रेत, आग उगलता सूरज और ये दोनों औरतें। कहीं ना कहीं उर्मिला को डर तो लगने लगा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं वो किसी गलत इंसान के साथ तो नहीं आ गए। अब वो खुद ब खुद बात छेड़ना चाहती थी। वो कहती थी अरे माँ जी, मैं आपसे वैसे पूछना चाहती थी कि आपके गांव में तो कुछ लोगों ने बातें की होगी ना। तो माँ जी, वो जो औरत थी वो कहती है कि कौन सी बातें बेटी। तो कहती हैं कि मैंने सुना है इस गांव में जो इस कुआं है, इस कुएं में एक लड़की ने कई वर्ष पहले कूद कर जान दे दी थी। कुछ समय तक खामोशी रहती है, फिर एक हंसी की आवाज़ आती है, बहुत तेज हंसी की आवाज़।
जिसे सुनकर उर्मिला डर जाती है और वो साथ के साथ ही कहती है, जान दी थी? तुझे भी यही सबने बताया है कि उसने जान दे दी थी? तो उर्मिला कहती है, हाँ, सुनने में आया है कि उसकी लाश मिली थी तो कुएं में तो जान ही दी होगी उसने। तुझे लगता है कि उसने अपनी जान दी थी? सबने यही सिखाया है, इस गांव में जो भी आता है सबको यही कहा जाता है, लेकिन सच तुझे पता है क्या है? तो ये कहती है कि माँ जी, जो मुझे बताया गया है मेरे लिए तो सच यही है। तो फिर सुन, सच क्या है। आज से कई बरस पहले, कई दशक पहले की बात है। एक यहाँ पर लड़की हुआ करती थी। उस लड़की के माता पिता चल बसे थे। एक भाई था जो बीमार रहता था, बहुत बीमार रहता था, चल फिर नहीं सकता था वो। अब जब उसके माता पिता गुजर गए तो उस औरत पर, उस लड़की पर सारे घर का बोझ आ चुका था, अपने भाई को पालने का भी। फिर वो लड़की क्या करती? वो दो रास्ते इख्तियार कर सकती थी। या तो अपना जिस्म बेचती और अपना घर चलाती, जो उस लड़की को बिल्कुल भी गवारा नहीं था, या फिर वो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए कोई काम धंधा ढूंढती। लेकिन इस वीरान गांव में कौन सा काम धंधा मिलना था बेटी? फिर उस लड़की को एक तरकीब आती है। ये जो कुआं है ना, यही तो इस गांव के जल का स्रोत है। पहले भी, तब भी यही था, अब भी यही है। जब दोपहर होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी तेज पड़ती है, इस कुएं के आसपास इंसान तो क्या बेटी, कोई जानवर तक नहीं आता। लोग आने से डरते थे इतनी गर्मी में। सुबह शाम लोग पानी भरते थे, लेकिन फिर मैंने लोगों को एक सहूलत देना शुरू कर दिया। मैं इस तपती गर्म फिर उस लड़की ने एक गांव वालों को सहूलत देनी शुरू कर दी। वो लड़की तपती हुई गर्मी में जाती, मटके भर कर ले आती और अपने घर में मटके रख देती, ज़रूरतमंदों को पानी देती, उसके बदले पैसे लेती। अब यही उसका व्यापार बन चुका था, यही उसका धंधा बन चुका था, जो वो बड़े शान से करती। जो गांव के लोग थे वो भी खुश थे, जिनको बहुत ज़रूरत होती पानी की, वो कुछ पैसे देकर पानी को खरीद लेते। लेकिन शायद कुछ औरतों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। वो दिन में 3 टाइम पानी लेने जाती थी, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह और शाम को तो औरतें पानी लेने जाती थी, लेकिन दोपहर के समय में कोई नहीं जाता था। लेकिन इस पापी पेट का सवाल है, अपने बीमार भाई का सवाल था, वो लड़की पानी लेने जाती थी और उसी से उसका घर चलता था। एक बार वो औरत अब पानी भरने के लिए उस कुएं की मुंडेर पर जाती है, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे वो नीचे गिर जाती है। अब जब ये बात कर रही थी तो अचानक से उर्मिला के पेट में हल्की हल्की दर्द होनी शुरू हो जाती है। उर्मिला से चला नहीं जा रहा था, गनीमत थी कि कुआं जो था नजर आ रहा था। ये शायद दूसरा रास्ता था जो घूम कर जा रहा था, और उस कुएं के पास एक पेड़ हुआ करता था जिसकी थोड़ी बहुत छांव होती थी। वो उर्मिला कहती है कि माँ जी, मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे? तो वो कहती है, हाँ तू बैठ, बाकी किस्सा तो बैठ कर ही सुन ले। अब जब वो बैठ जाती है, फिर कहती है कि जैसे ही वो जो लड़की है वो गिरती है उस कुएं में, वो चीखों चिल्लाने शुरू करती है, चीखें मारनी शुरू करती है, बचाओ बचाओ। अब ऐसा भी नहीं था कि वो उस समय अकेली थी, शाम का समय था, आसपास कई औरतें थी, लेकिन बजाय उन औरतों में कुतूहल, बजाय उन औरतों में चीखों पुकार मुझे बचाने की कोशिश के, उन सब औरतों की हंसने की आवाज़ आ रही थी, जो साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रही थी कि उन औरतों ने जानबूझकर इस कुएं में धकेला था उस लड़की को। वो लड़की तड़पती रही, अपने आप को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन ऐसा हो ना पाया। फिर वो शांत हुई, और जब वो शांत हुई तो आसपास की सभी औरतों ने उसको ऊपर से देखा, और उनकी मुस्कुराहट, उनकी शैतानी हंसी इस बात का इशारा थी कि ये सब की साजिश थी। क्या बिगाड़ा था उस लड़की ने उन सब का? अपना
गुजर बसर ही तो कर रही थी, अपने बीमार भाई को ही तो पाल रही थी। उसके बीमार भाई का क्या होता? वो भी मर गया, वो लड़की भी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं, वो तो नहीं। उसकी आत्मा ने प्रण किया कि वो एक एक औरत को मारेगी, एक एक औरत को, किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं, चाहे वो औरत हो या चाहे अब कोई भी औरत हो। अब किसी ना किसी तरीके से वो उस औरत की आत्मा छल से दोपहर के समय में ही खास तौर पर औरतों को बुलाती और उनका शिकार करती। जितनी भी वो झुंड की औरतें थी, कुछ ही सालों में धीरे धीरे करके सब मर गई। लेकिन अब उस प्रेत आत्मा को मजा आने लग पड़ा था। जब भी कभी उस प्रेत आत्मा को दोपहर को कोई अकेली लड़की मिलती तो वो उसका शिकार करते, आराम से। पहले उसके कपड़े उतारते, फिर उस पर वार करते। उर्मिला बहुत ज़्यादा हैरान थी, दुखी भी थी कि एक बेचारी लड़की के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसका सच में कसूर ही क्या था? वो तो अपना गुजर बसर कर रही थी। जब कोई समाज में कोई लड़की सही काम करना चाहती है तब भी समाज उसको काम नहीं करने देता, यही समाज का दस्तूर है। अब वो उर्मिला दुखी थी, उसकी आवाज़ में रुदन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और वो रोते रोते कहती है कि माँ जी ये जो सारा किस्सा है ये तो मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं, ये आपको कैसे पता है? क्योंकि अगर वो लड़की मर गई है तो फिर किसी को कैसे पता कि उसको ऐसे किसी ने मारा? ये बात जब कहती है उर्मिला, अब जो उसकी हंसी थी औरत की, वो सब कुछ बयां कर गई थी। शायद उर्मिला को भी कुछ पता लग चुका था जो उसको नहीं लगना चाहिए था, कि वो जो औरत है वो कि और नहीं, वो वही प्रेत आत्मा थी। जैसे ही वो अपना घूंघट ऊपर करती है तो उसको नजर आती है एक बेहद बदसूरत औरत का चेहरा, जिसे औरत भी नहीं कहना चाहिए, एक चुड़ैल कहना चाहिए। और वो प्रेत आत्मा थी उसी लड़की की। कहती है, बड़े बरस हो गए, आज एक नहीं दो दो शिकार, तेरा और तेरे बच्चे का। उर्मिला का तो उसको देखकर रंग उठ जाता है, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उर्मिला भी आज शिकार बनने वाली थी उस प्रेत आत्मा का। उर्मिला हाथ जोड़ी थी, माँ जी, मैं तो आपको माँ जी कह रही हूँ, मैं तो आपकी बातों में आकर आपके पास आई हूँ। आपको पता है मेरा बालक होने वाला है, मेरा बच्चा होने वाला है, कृपया मुझे मत मारिए, मैंने आपका क्या कसूर किया है? मैं तो इस गांव की भी नहीं हूँ। वो तरले मिन्नतें कर रही थी, लेकिन क्या किसी प्रेत आत्मा के सामने इन सब का कोई फ़ायदा होता है? नहीं, खास तौर पर इस प्रेत आत्मा के सामने तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी थी शिकार करने की, और काफ़ी वर्षों बाद शिकार मिला था इसे। वो ऐसे ही गांव की मुंडेर पर कभी कभी घूमती थी, छल बनाकर, टोली बनाकर, ताकि अगर कोई उसको औरत मिले और वो इस बहकावे में आ जाए कि ये भी तो औरतें पानी लेने जा रही हैं तो हम भी चलती हैं। काफ़ी वर्षों बाद शिकार उसके हाथ लगा था, उसको कैसे जाने देती? वो उर्मिला की एक बात नहीं सुन रही थी, वो उर्मिला को टांग से खींचती है और उर्मिला इतना थक चुकी थी कि उससे संघर्ष तक नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, जितनी आंखें खुली थी उसमें उसको उस चुड़ैल का बदसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। तपती हुई धूप उसके शरीर पर आग की तरह फैल रही थी और धीरे धीरे उसकी आंख बंद हो गई, जैसे मानो उसके जीवन लीला समाप्त हो गई। बस वो शायद खुद को समर्पण कर चुकी थी उस चुड़ैल के सामने। अपने पति की याद आ रही थी, अपनी बीमार सासू माँ की याद आ रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, इतनी गर्मी शायद वो भी भाप बनकर उठ रहे थे। लेकिन फिर आती हैं कुछ आवाज़ें, धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ती जा रही थी और जैसे मानो एक बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया। जैसे ही ये आवाज़ें पास आई, वो चुड़ैल की एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी और अचानक से इनके पाँव पर जो दबाव था, जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था, वो छूट जाता है और इनको कोई झंझोड़ कर उठा रहा होता है। उर्मिला, उठ, मैं आ गया उर्मिला। उर्मिला जैसे ही आँख खोलती है तो देखती है कि उनके पति उनके सामने थे।
वो जल्दी से मशक उठाकर पानी पिलाते हैं उर्मिला को, अपनी गोद में उठाते हैं और भागते हैं। जल्दी से उर्मिला को घर लेकर आया जाता है, ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाती हैं। उर्मिला बुखार से तप रही थी। जहाँ से उसको चुड़ैल ने पकड़ा था वहाँ पर उसका पंजा छप चुका था, जिससे घाव बन चुका था, घाव रिस रहा था। गांव की औरतें आ चुकी थीं, जिस तरीके से हो सके उनका इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरी सहायता के बारे में तो सोचिए भी मत। बात 1970 की, राजस्थान का एक सुदूर गांव, दूर दूर कई 100 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं। जो भी अब था वो गांव वालों के हाथ में था। जितना हो सकता था अपने तजर्बे के हिसाब से इलाज किया जा रहा था उर्मिला का। धीरे धीरे उर्मिला को होश आने लगती है, लेकिन वो इतना डर चुकी थी कि आंखें खोलते ही डर के मारे आंखें बंद कर देती थी, क्योंकि बार बार उसको उसी चुड़ैल का चेहरा नजर आता था। इसलिए वो आंखें खोलना नहीं चाहती थी। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने मौली बांधी, गंगा जल के छींटे दिए, सबको कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। सबने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ घंटों बाद जब उर्मिला दोबारा आंखें खोलती है, वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है अपनी सास के गले मिलके। सास उनको हल्की सी थपकी देती है। अरे पागल, मैं कहाँ मरे जा रही थी, ये तो आम बात है हम में। मेरी जरा सी खांसी देखकर तो इतना घबरा गई थी कि तूने हमसे झूठ बोल दिया। देखा झूठ का अंजाम क्या हुआ। आज समय पर ना आते तो तेरा काम तो हो गया था। फिर हम तेरे माँ बाप को क्या मुंह दिखाते कि हमें बच्ची दी थी और हमसे बच्ची संभाली नहीं गई है। सोच मेरा क्या होता, सोच तेरे पति का क्या होता। शायद ये जो इमोशनल बातें थी, ये जो लगाव था, वो उर्मिला का डर ख़त्म करते जा रहा था। और हुआ भी यही, उर्मिला का डर ख़त्म हो गया। फिर उर्मिला ने सारा किस्सा बताया कि वो कैसे उस चुड़ैल के जाल में फंसी। लेकिन कोई भी उर्मिला को धिक्कार नहीं रहा था। उसका कारण ये था कि सबको इस बात की खुशी थी कि एक बहू अपनी सास के प्रति इतनी वफादार है कि उससे अपनी सास की खराब तबीयत देखी नहीं गई, और इतना बड़ा रिस्क लेकर वो पानी भरने के लिए चली गई। बहू हो तो ऐसी। और अब फिर जब थोड़ा सा वो होश संभालती है तो पूछती है कि आपको कैसे पता लगा। तो फिर इनके पति कहते हैं कि ये तो सब परमात्मा की ही कृपा है कि आज मैं जहाँ काम पर गया था वहाँ पर हम जल्दी फ्री हो गए, और मैं जब घर आया तुझे ना पाकर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कुएं में पानी लेने गई है। मैंने काफ़ी गुस्से में कहा कि माँ आपको पता नहीं है कुएं? तो कहते हैं कि वो कह रही थी कि 3-4 औरतों को साथ में लेकर गई है। फिर इसके पति वहाँ पर आसपास कुछ घरों में पूछा जिनके बारे में उनको पता था कि इनको ही लेके जा सकती है, लेकिन सबने कहा कि हमारे पास आई तो थी लेकिन हमने मना कर दिया। अब उनको इस चीज़ का अनुमान हो चुका था कि वो अकेली चली गई है। अकेली जाने का मतलब वो जाएगी सही लेकिन कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए जरा भी देर ना करते हुए सारे गांव को इकट्ठा किया इनके पति ने, और लाठी डंडे वगैरह लेकर भाग दिए उस कुएं की तरफ। और उनका शक सही हुआ। जब वो उस कुएं की तरफ पहुंचे, वो नज़ारा देखकर सब दंग रह गए। एक औरत राजस्थानी परिधान में उसकी टांग को खींच रही थी और उससे आवाज़ें जो आ रही थी वो सबका दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन जैसे ही उन गाँव वालों ने हल्ला गुल्ला करना शुरू किया, आग वगैरह लगाई थी, और ऐसी चीज़ें आग से तो ख़ास तौर पर डरती हैं। फिर जैसे ही उस चुड़ैल ने देखा कि वो किसी का सामना नहीं कर पाएगी तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। और जो उर्मिला की किस्मत का सूर्य अस्त हो रहा था, एक ही पल में वो फिर से चमक उठता है अपने पति की बदौलत, उसकी समझदारी की बदौलत। अब उस सारे गांव में चर्चा थी उर्मिला के अपने परिवार के प्रति समर्पण की, और उसके पति की अपने पत्नी के प्रति समर्पण की, उसके साहस की। लोग उस चुड़ैल को देख चुके थे, समझ भी चुके थे कि अगर औरतें झुंड में जाएंगी तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अगर इससे डरा जाएगा तो फिर लोग डर का शिकार होते रहेंगे। और असल कहानी भी तो पता लग चुकी थी कि उस बेचारी ने आत्महत्या नहीं की थी, उस बेचारी की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी गांव की ही उन औरतों की।
इसलिए वहाँ पर पाठ कराया जाता है, हवन यज्ञ कराया जाता है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसके बाद फिर गांव की औरतों ने ये डिसाइड किया कि जब भी मौसम ठीक हुआ करेगा, यानी कि जब सर्दियों के दिन आया करेंगे जहाँ पर सूरज की तपश कुछ कम होगी, तब हम झुंड बनाकर सभी पानी लेने जाया करेंगे। हम देखेंगे कि हमें कुछ महसूस होता है कि नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब औरतों ने जाना शुरू किया तो वो किसी को नज़र नहीं आई, किसी को परेशान नहीं किया। कई बार कुछ औरतें अकेले भी गई किसी खास समय में, लेकिन किसी को कुछ नज़र नहीं आया। शायद उसकी मुक्ति हो चुकी थी, उसको मुक्ति मिल चुकी थी। और ये सब हुआ उर्मिला के साहस की वजह से, उसके पति के साहस की वजह से। एक आत्मा जो प्रेत आत्मा बन चुकी थी, शायद उसमें गलती तो उन औरतों की थी, लेकिन अब वो खूंखार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आखिर में उसको मुक्ति मिली जिसकी वो हकदार थी। और धीरे धीरे अब वो कुआं श्रापित नहीं रहा, अब वो कुआं भूतिया नहीं रहा। तो ये था आज का किस्सा। जहाँ इस किस्से में डर था, खौफ था, वहीं किस्से में दुखांत भी था, वहीं किस्से में फैमिली वैल्यूज़ को लेकर समर्पण भी था जो हर एक में होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। और इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड ख़त्म करूँ, जो मेरा उत्तराखंड का टूर था वो बेहद बेहद बढ़िया रहा। हमने कुछ ऐसी लोकेशंस पर शूटिंग की, पॉडकास्ट की, जहाँ पर सच में मतलब मैं आपको मेरे स्टाइल का पता है कि मैं कभी भी कुछ ड्रामा नहीं करता, कोई एक्टिंग नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे सीन, अब देखिए मैं उसको कुछ 100% तो नहीं कह सकता कि पैरानॉर्मल ही होगा, लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने फील की वो पैरानॉर्मल ही थी मेरे हिसाब से। अब वो कुछ मेरे वीलॉग्स होंगे जो मैंने वहाँ पर बनाए थे रात के समय में जंगल में या रिवर साइड में, वो सिर्फ आएंगे मेंबरशिप ओनली में। अब उसका कारण ये है कि देखिए ये चैनल है हॉरर पॉडकास्ट का और हॉरर स्टोरीज़ का। मैं इसको मल्टीपल टच नहीं देना चाहता कि वीलॉग्स भी बनाऊँ, लेकिन अब जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो भी साझा करना लाजमी है। तो फिर इसलिए मेंबरशिप ओनली में डाला है कि अगर किसी को देखना पसंद है तो वो ज्वाइन कर सकता है मेंबरशिप ओनली, जो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में है। वहाँ पर सिर्फ आपको ये वीलॉग्स जो मैंने बनाए हैं वो नहीं, बल्कि और किससे हटके मिलेंगे। कईयों ने आप में कईयों ने ज्वाइन किया है, आप उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आने वाले समय में जो मेरे वीलॉग्स हैं कुछ ऐसे कब्रिस्तान को भी किया हुआ है मैंने कैप्चर, उसके बारे में भी है। एक गांव है, अबेंडेड गांव है उत्तराखंड का, और प्रॉपर वो नोटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नाम ले लूँगा तो उठा कर ले जाएंगे मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो वो भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब कुछ मेंबरशिप ओनली में डिस्कस करेंगे ताकि जो चैनल है वो एक इस तरीके का मिक्सचर ना बन जाए कि भाई सुनील व्लॉगिंग व्लॉगिंग क्या होती है, व्लॉगिंग ही नहीं होती, व्लॉगिंग हम वैसे बोल देते हैं, व्लॉगिंग यानी कि वीडियो व्लॉगिंग हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो ये एज इट इज़ चलता रहेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि मैं जो कब्रिस्तान की कहानी है, जहाँ या उस गांव की कहानी है, उसको मैं अपनी जो वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है पर्सनली, वो भी साथ में ऐड करके बताऊंगा कि क्या कहानी रही है और क्या क्या दृश्य हैं उस चीज़ के। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ के साथ ही चाहें तो अपने किस्से भेज सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, इसके अलावा इंस्टा आई डी दिखाई दे रही है, इसके अलावा आपको ईमेल आई डी दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इन तीनों में भेज सकते हैं मुझे, अपने रिकॉर्ड करके, या बात करनी चाहे बात भी कर सकते हैं। और पिछले 6-7 दिन काफ़ी ज़्यादा हैप्टिक रहे भाई, इतना सफ़र हुआ। और पहाड़ी एरिया में सड़कें बहुत टूटी हुई थी लैंडस्लाइड्स की वजह से। जहाँ पर एक हम काफ़ी टॉप तक भी गए, वहीं हम बहुत डीप घाटी के अंदर तक भी गए, बहुत नीचे तक गए। तो वो भी अलग एक्सपीरियंस था आपस में। और सच में सीके भाई ने बहुत ज़्यादा बढ़िया होस्ट किया मुझे, बहुत बढ़िया आवभगत की उन्होंने। जो अननोन ड्रीमर है उसके चैनल पर आशीष पुजारी है उनका नाम, सॉरी आशीष मुरारी नाम है। तो आप अगर वीलॉग देखना चाहते हैं सारे का सारा कैंपिंग जो हमने की थी, तो वो भी आप उनके अननोन ड्रीमर चैनल है, उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल जो पॉडकास्ट आया था वहाँ पर उनका हैंडल मिल जाएगा। तो कैंपिंग के शौकीन हैं, कैंपिंग की वीडियोस देखने के शौकीन हैं, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे चेहरे से अभी आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है क्योंकि भाई बहुत लंबा सफ़र हुआ है और पिछले 1 हफ्ते से सफ़र ही हो रहा है। पहले दिल्ली के बाद यहाँ पर भी सफ़र ही सफ़र।
और उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन है। अगर आपको थोड़ा सा लगा हो इस तरीके का तो उसके लिए माफ़ी। खैर, आज का एपिसोड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वहीं पे विराम लगाते हैं आज के एपिसोड को। हो सकता है कि आज का एपिसोड बहुत लेट आपको अपलोड होने को मिले, 11:30 बजे के आसपास। उसका कारण है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है और आज लोग वहाँ पर पहले उसको प्रेफर करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ आसपास की वीडियोस देखेंगे। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट ही करेंगे आज, इसलिए ये आज का वीडियो लेट आएगा। और होप सो कि इंडिया जीत जाए। ऑल्दो मैं मैच नहीं देखूँगा, क्योंकि भाई अगर हम दिलजीत सिंह को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ऐसे, बट ठीक है कि मूवी फ़िलहाल के लिए आपको रिलीज़ नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। तो हम यही हाल अपनी टीम के साथ भी करेंगे कि भाई पैसा थोड़ा बड़ा होता है। खैर, ये मेरे अपने थॉट है और कई लाखों करोड़ों इंडियंस के भी ये थॉट है। हाँ, हम चाहेंगे हमारी टीम जीते और बस, लेकिन देखने का मन नहीं भाई, अभी माहौल अभी वो है नहीं। सो उम्मीद करते हैं सब ठीक रहेगा। इसी के साथ ही आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड, नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।